क्या ट्रंप के झूठ से शुरू होगा महायुद्ध? जंग के बाद अमेरिका चुकाएगा 3,529 लाख करोड़ का कर्ज। ईरान का हमला, मिसाइलों की बारिश और अब खाड़ी देश दहल रहा है। क्या ट्रंप ने इस युद्ध के लिए तेहरान पर परमाणु बम बनाने का झूठा आरोप लगाया? ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान एटम बम बना रहा है। क्या ट्रंप ने दुनिया को गुमराह किया? क्या एटम बम सिर्फ बहाना था? क्या युद्ध के पीछे छिपा है अमेरिका का सुपर सीक्रेट? लेकिन क्या अब अमेरिका की ही 5 खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप के दावों की पोल खोल दी है? They were very close to a nuclear weapon. They would have had one if we didn't do our B-2 hit, Midnight Hammer. They would have had it 8 months ago. They would have had a nuclear weapon, and they're crazy, and they would have used it. So we did the world a favor. दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था खुद संकट में घिरी दिख रही है। अमेरिका पर 39 ट्रिलियन डॉलर यानी 3,529 लाख करोड़ का कर्ज है और ये कर्ज इस जंग के बाद हर सेकंड अमेरिका पर बोझ बनता जा रहा है। तो क्या अमेरिका के तरकश से निकली हर मिसाइल डॉलर की ताकत को कर्ज के जाल में फंसा देगी? दुनिया को कर्ज देने वाला देश आज खुद उधार पर चल रहा है। क्या ये युद्ध अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का तरीका है? एक तरफ एटम बम का डर तो दूसरी तरफ कर्ज का पहाड़। क्या ट्रंप का एटम नैरेटिव सिर्फ एक चाल है? क्या युद्ध के पीछे छिपा है अमेरिका का आर्थिक संकट, एटम का डर या कर्ज से ध्यान भटकाने का खेल चल रहा है? अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में खाड़ी फिर जलने लगी है। खाड़ी देशों पर हुए हमले के बाद कच्चे तेल के दाम फिर से $110 प्रति बैरल के पार पहुंच चुके हैं और इस बीच अब ट्रंप के ईरान पर एटमी दावे पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और यह वही दावा है जिसमें ट्रंप ने ईरान पर परमाणु बम बनाने के आरोप लगाए थे। एटम बम पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ। पांच एजेंसियों ने खोली पेंटागन की पोल। कर्ज में डूबा सुपर पावर चुकाएगा 3,529 लाख करोड़। तीन महाद्वीपों में तनाव है, खाड़ी में बम फूट रहे हैं।
हॉर्मुज में सुपर जहाज टारगेट पर हैं। अमेरिका तेहरान को टारगेट कर रहा है। ईरान तेल अवीव को दहला रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग ने खाड़ी को आग में झोंक दिया है। मिसाइल और ड्रोन अटैक ने हॉर्मुज के रास्ते तेल का संकट पैदा कर दिया है। ट्रंप के एक बड़े दावे ने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में तहलका मचा दिया है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। They were very close to a nuclear weapon. They would have had one if we didn't do our B-2 hit, Midnight Hammer. They would have had it 8 months ago. They would have had a nuclear weapon, and they're crazy, and they would have used it. So we did the world a favor. लेकिन सच क्या है? क्या सच में तेहरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था, या ये सिर्फ ट्रंप का युद्ध हथियार था, या ट्रंप का इरादा खाड़ी को युद्ध में झोंककर खुद कुछ और हासिल करने का था? अभी अमेरिका के सुपरमैन डोनाल्ड ट्रंप जंग के नाम पर नेटो से लेकर यूरोप और एशिया को जंग में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। – 2024 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे बड़े दावेदार थे और तभी उन्होंने ये दावा किया था कि ईरान तेजी से परमाणु बम बना रहा है। सत्ता में आते ही ट्रंप ने ईरान पर बम फोड़ दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। अमेरिका ने पहला हमला 2025 में किया। ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से ईरान के फोर्डो, नतांज और एस्फान न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाए। तेहरान अमेरिका और इजराइल हमलों से गुस्से में हैं। तेहरान के वालियासर स्क्वायर में रैली के दौरान लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पुतले जलाए। ईरान के युद्धपोत IRIS देना पर अमेरिकी हमले का विरोध जताया। If we didn't send the B-2 bombers in, they would have had it 7 months ago, a couple of weeks after that, and we can't let that happen. 2026 के दूसरे महीने की आखिर में ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर फिर एक बार ईरान पर धावा बोल दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से मिसाइल दाग दी गई। ट्रंप ने दूसरी बार ईरान के उन्हीं ठिकानों पर हमला क्यों किया? ट्रंप ने फिर वही पुराना राग क्यों दोहराया? इसमें पेच बहुत बड़ा है, लेकिन यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमेरिका की खुद की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े किए। CIA, DIA और NSA, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, यहां तक कि IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तक ने दावा किया कि ईरान 2003 से ही न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बंद कर चुका है। अयातुल्ला अली खामनेई ने दोबारा इस प्रोग्राम को शुरू नहीं किया। कई फैक्ट चेक संगठनों ने भी ट्रंप के दावों को गलत बताया। सैटेलाइट इमेज और IAEA की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह जरूर हुए, लेकिन पूरी तरह से वो तबाह नहीं हुए और यहीं से नया दावा शुरू हो गया। कयास लगाए जाने लगे कि ईरान ने अपने परमाणु एलिमेंट को या तो छिपा दिया या फिर ठिकाने लगा दिया है। Nuclear weapon, and they now understand that very strongly. But
We have a great country and we have an unbelievable military. We have the most powerful military in the world. और इसके बाद ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी तेहरान को तबाह करने के लिए। ट्रंप ने अपनी ही एजेंसियों को झुठलाते हुए कई बार ईरान की परमाणु ठिकानों पर हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स, फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन, रोलिंग स्टोन सबने लिखा ट्रंप का दावा गलत है। उनके दावों के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। अमेरिकन और यूरोपीय इंटेलिजेंस IAEA सब कह रहे हैं ईरान ने यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम को परमाणु बम बनाने लायक कोई प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। लेकिन ट्रंप अपने दावों पर अड़े रहे और ईरान पर हमले के बाद खाड़ी में जंग शुरू हो गई। ईरान में तेल डिपो को निशाना बनाए जाने के बाद तेहरान ने खाड़ी में तेल की नसों पर पलटवार किया। ईरान ने जवाबी वार से दुनिया की सांसें अटका दी है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर और कुवैत के तेल ठिकानों पर हमले किए तो खाड़ी देश जलने लगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अब अमेरिका की कई एजेंसियां और अखबारों ने ईरान में परमाणु बम बनाने के दावों को खारिज कर दिया, तो ट्रंप ने पहले 2025 में और फिर दोबारा 2026 में तेहरान को निशाना क्यों बनाया? ट्रंप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए? क्या इजराइल को खुश करने के लिए? या अमेरिका किसी और संकट में फंसा हुआ है? या अमेरिका ने जंग को कारोबार बनाकर किसी सुपर सीक्रेट से ध्यान हटा दिया है? और सबसे बड़ा खुलासा तो अभी हाल ही में सीनेट हियरिंग में ट्रंप के इंटेलिजेंस चीफ ने पूछे गए सवाल से कर दिया। ट्रंप की DNI तुलसी गबार्ड से सेनेटर जॉन ओसॉफ ने बार बार पूछा कि क्या ईरान से कोई न्यूक्लियर खतरा है। इसका जवाब उन्होंने हां या ना में नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पूरा ठीकरा ट्रंप पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तय करते हैं कि किससे कितना खतरा है। और इसके बाद भी ट्रंप ईरान पर बम गिराने से नहीं रुके। खुफिया एजेंसियां कह रही है ट्रंप का दावा फेक है और ट्रंप कह रहे हैं मैं सही हूं। कई दावों में तो ईरान में ब्लैक साइट का भी जिक्र है। दावा किया गया कि ईरान अपने सीक्रेट साइट पर परमाणु बम बना रहा है। फोर्डो, कुम की पहाड़ी से 90 मीटर नीचे पूरी तरह अंडरग्राउंड। 2025 में अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर से यहीं पर हमला किया था। एस्फान एक ऐसा टनल कॉम्प्लेक्स जहां 200 किलो से ज्यादा 60% शुद्ध यूरेनियम स्टोर था। IAEA डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने 9 मार्च 2026 को कहा हम मानते हैं कि आधा से ज्यादा स्टॉक अभी भी वहां अंडरग्राउंड टनल में है। नतांज, ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट, 2 मार्च 2026 को नया हमला यहां हुआ। एंट्रेंस बिल्डिंग तबाह हो गई, लेकिन मेन हॉल अभी भी बचा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस जंग को सिर्फ ट्रंप के दावे पर लड़ा जा रहा है या इस दावे के पीछे कोई और कहानी है। आज की तारीख में अमेरिका पर $39 ट्रिलियन यानी 3,529 लाख करोड़ का कर्ज है। हर अमेरिकी 1 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। हर अमेरिकी परिवार पर 2.5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और अमेरिका का ये कर्ज रोजाना 60,000 करोड़ से भी ज्यादा की दर से बढ़ता जा रहा है।
ईरान से जंग लड़ रहे अमेरिका का कर्ज हर सेकंड 77 लाख रुपए की दर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या ट्रंप अमेरिका को युद्ध में झोंक कर कंगाल बना रहे हैं या अमेरिका को उबारने के लिए जंग लड़ रहे हैं? एक तरफ अमेरिकी फर्स्ट का नारा, दूसरी तरफ 3,529 लाख करोड़ का कर्ज और बम गिराने में अरबों डॉलर बर्बाद। तो ट्रंप आखिर जंग लड़ क्यों रहे हैं? ट्रंप के दावों को उनकी अपनी एजेंसियां ही झूठ बता रही है। तो फिर ट्रंप जंग लड़ने पर आखिर अड़े क्यों हैं? क्या ट्रंप को लगता है बम गिराकर कर्ज छिपाया जा सकता है, या ट्रंप की युद्ध नीति अमेरिका को ही कमजोर कर रही है? आखिर अमेरिका की हर बात मानने वाला नेटो जंग में अब ट्रंप का साथ क्यों नहीं दे रहा है? दावा परमाणु बम का, लेकिन सबूत कहीं नहीं। एजेंसियां कह रही है खतरा नहीं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं जंग जरूर होगी। और इसी जंग की आग में खाड़ी जल रहा है, तेल महंगा हो रहा है और दुनिया एक नए संकट की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल है, क्या ये जंग सुरक्षा के लिए है या फिर सत्ता और कर्ज छुपाने का खेल? क्योंकि जब सच और सियासत टकराते हैं तो फिर बम सिर्फ जमीन के कुछ हिस्सों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर गिरते हैं। ईरान बदले की आग में जल रहा है। तेल डिपो पर हुए हमले के बाद तेहरान ने कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर मिसाइल दाग दी है। और इस हमले के बाद ट्रंप गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर कतर पर दोबारा इस तरह से हमला हुआ तो वो ईरान के साउथ पार्ट्स को उड़ा कर रख देंगे। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने भी धमकी दे दी कि अगर दोबारा अटैक हुआ तो पलटवार फिर होगा। धरती के इस हिस्से में हर तरफ आग है, काला धुआं है और सिर्फ बर्बादी है। युद्ध का फैसला अब हथियार नहीं, ऑयल फील्ड की तबाही से होगा। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि ईरान का एक भी तेल का कुआं अब सलामत नहीं रहेगा। ईरान ने जवाब दिया कि ट्रंप के दोस्तों के तेल के मैदान को वो राख कर डालेगा। खाड़ी में अमेरिका के दोस्त जिसके पास तेल है, गैस है, वो अब ईरान का क्रोध झेल रहा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको पर फट रहे हैं ईरान के ड्रोन बम। कतर की सबसे बड़ी ऑयल सिटी रास लफान पर ईरान के मिसाइलों का तूफान। कुवैत के सबसे बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरी मीना अल अहमदी में शाहिद ड्रोन के धमाके। संयुक्त अरब अमीरात के बाब और हबशान गैस प्लांट पर भयानक हमला। ईरान दुश्मनी निभा रहा है अमेरिका से, इजराइल से, इन दोनों देशों के दोस्तों से। ईरान जमकर दुश्मनी निभा रहा है। ईरान ने सुपर पावर की सबसे कमजोर नस दबा दी है। ईरान ने पावर हाउस जलाने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो खाड़ी के दुश्मनों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा, जैसे इजराइल को ईरान ने दहला रखा है। तेल अवीव पर फट रही ईरान की मिसाइलों ने कोहराम मचा रखा है। तेल अवीव पर ईरान के साथ हिजबुल्लाह फाइटर्स ने भी बमबारी शुरू कर दी है। गुजरे 7 घंटे में इजराइल पर ईरान ने 8 राउंड में मिसाइलें फायर की है। ईरान की घनघोर पिटाई से घबराए इजराइल को बचाने के लिए यूएस नेवी ने अपने जंगी बेड़े को लाल सागर की तरफ भेज दिया है। यूएसएस गेराल्ड आर की करंट लोकेशन लाल सागर में दक्षिण पश्चिम की ओर है। अमेरिका की मुश्किल ये है कि वो इजराइल को गार्ड करता है तो ईरान खाड़ी देशों को दहलाने लगता है।
जब सुपर पावर खाड़ी देशों का कवच बन रहा है तो ईरान तुर्की पर टूट पड़ता है। हालांकि फिलहाल युद्ध का फोकस एनर्जी सेंटरों को तबाह करने पर लगा है। इसकी शुरुआत इजराइल ने की है। इजराइल ने ट्रंप की परमिशन से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को मिसाइलों से पाट दिया है। ईरान की साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। ये फारस की खाड़ी में 9,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साउथ पार्स गैस प्लांट में करीब 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस होने का अनुमान है। साउथ पार्स फील्ड ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा कतर की तरफ है, जिसे सबसे पहले 1971 में खोजा गया था। साउथ पार्स फील्ड को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। इजराइल ने जैसे ही साउथ पार्स पर हमला किया, ईरान ने पलटवार कर खाड़ी देशों को ड्रोन स्ट्राइक की डोज देनी शुरू कर दी। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात पर एक साथ हमला बोला है। सऊदी अरब के 2 ठिकानों पर ईरान ने डबल फायर किया, जिससे भड़के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को सख्त सजा देने की धमकी दिलवा दी है। ये धमकी मुसलमान देशों के सम्मेलन में दी गई। असल में वॉर टाइम में रियाद में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जहां अजरबैजान, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, कतर, कुवैत, लेबनान और मिस्र के विदेश मंत्री ईरान के खतरे का हल तलाशने के लिए जुटे थे। लेकिन समिट के बीच ही ईरान ने खाड़ी के दुश्मनों को जोरदार हमलों से दहला दिया। इसके बाद सऊदी अरब ने करारा जवाब देने की धमकी दे दी। Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. ईरान के ताबड़तोड़ हमलों का असर ये हुआ कि नेटो चीफ मार्क रूटे ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दे डाली है। मार्क रूटे ने कहा कि ईरान को रोकना बेहद जरूरी है, नहीं तो खाड़ी के बाद ईरान यूरोप से बदला जरूर लेगा। I think that's very important. This is important for European security, for the Middle East. It is vital for Israel itself. A nuclear Iran would potentially have been a direct threat to the future of Israel, but again, to the whole Middle East and to Europe. ईरान ने खूंखार तेवर अपना लिए हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीक्रेट वॉर हेडक्वार्टर केशम आइलैंड को एक्टिव कर दिया है। केशम आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर है, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है। 135 किलोमीटर लंबे आइलैंड में पहाड़ियों के नीचे ईरान ने सुरंगें और बंकर भी बनाकर रखे हैं। इन सुरंगों में सैकड़ों मिसाइलें तैनात की गई है। इन्हें मिसाइल फार्म भी कहा जाता है, जहां से ईरान लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को आसानी से लॉन्च कर रहा है। ये मिसाइलें फारस की खाड़ी में मौजूद किसी भी दुश्मन के जहाज को हिट कर रही हैं। मुस्तफा का ये अंडरग्राउंड मुख्यालय गेम चेंजर साबित हो रहा है। ईरान ने केशम आइलैंड को ट्रंप के जंगी बेड़ों की तर्ज पर बना रखा है। इस आइलैंड की पूरी फिल्म ईरान ने रिलीज कर दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। केशम आइलैंड की जमीन के नीचे मिसाइल बंकरों और ड्रोन बेस का एक बड़ा जाल है, जो अमेरिका के जंगी जहाजों को खाड़ी में पहुंचने से बहुत पहले ही ट्रैक कर लेते हैं, जिससे ईरान को पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक दबदबा बनाने में आसानी हो रही है। ईरान के बेजोड़ प्लान और जबरदस्त हमलों से अमेरिका नए सिरे से अलर्ट हो गया है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात करते हुए कहा कि एनर्जी सेंटर पर हमले पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं।
हालांकि वो युद्ध को एक भी दिन रोकने के मूड में नहीं हैं, जबकि मैक्रो ने अपील की है कि कुछ दिन के लिए ही सही युद्ध पर ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो कई देशों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। Mettre en œuvre le prêt de 90 milliards d'euros qui a été décidé en décembre dernier, c'est une décision qui a été prise par les chefs d'État et de gouvernement, elle doit être mise en œuvre et nous devons accroître nos capacités de production militaire, c'est ce que nous défendons depuis des mois, nous avons mis les instruments en place parce qu'on sait que nous-mêmes ट्रंप ने ईंधन संकट पर बैठकें शुरू कर दी है। जेडी वेंस अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ट्रंप को माइंडसेट बदलने पर ईरान ने मजबूर कर दिया है। नेतन्याहू ने भी वॉर प्लानिंग में बदलाव के सिग्नल दिए हैं। उधर ईरान ने अब दुश्मनों से मुआवजे की डिमांड शुरू कर दी है। ईरान को मुंह मांगा हर्जाना नहीं मिला तो वो मिसाइल फोड़ेगा। मुस्तफा खामनी ने धमकी दी कि ईरान दुश्मनों से पाई पाई का हिसाब लेकर ही रहेगा। नेटो के बाद यूरोप ने अब ट्रंप को झटका दे दिया है। यूरोप ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराते हुए जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इधर ईरान ने क्लस्टर बम से तेल अवीव पर जबरदस्त हमला किया है और इसमें खबर आ रही है 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पेंटागन ने कह दिया है कि इस जंग की कोई टाइमलाइन नहीं और इस जंग में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल गलियारा। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस संकरे समुद्री गलियारे की अहमियत सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। ईरान की तटरेखा इस स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से को कवर करती है, जिससे उसे नेचुरल कंट्रोल मिलता है। जैसे ही अमेरिका इजराइल ने हमले तेज किए, ईरान ने इसी भौगोलिक ताकत को अपने पक्ष में मोड़ लिया। यानी जहां उसकी सैन्य ताकत कमजोर पड़ रही है, वहीं उसकी लोकेशन सबसे बड़ा हथियार बन गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उसे डेंजर जोन बना दिया। समुद्र में माइंस बिछाए गए, एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई, ड्रोन बोट्स और स्पीड बोट्स के जरिए लगातार खतरा बनाया गया। हर गुजरते जहाज को अब रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां पीछे हटने लगी हैं। बीमा प्रीमियम आसमान छू गया है और कई टैंकरों ने रास्ता बदल दिया है। यानी बिना पूरी तरह बंद किए ही ईरान ने इस रास्ते को इतना खतरनाक बना दिया है कि दुनिया की सप्लाई चेन खुद ब खुद टूट गई है। यहीं से शुरू होता है असली खेल, इकोनॉमिक वॉरफेयर। जैसे ही हॉर्मुज पर खतरा बढ़ा, ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल पुथल मच गई, कीमतें तेजी से बढ़ी और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आ गई। ईरान जानता है वो सीधे अमेरिका से सैन्य मुकाबले में कमजोर है, लेकिन तेल की कीमतों के जरिए वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि उसने इस स्ट्रेट को एक इकोनॉमिक लीवर में बदल दिया है। अब हर दिन की देरी, हर टैंकर की रुकावट सीधे ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दे रही है। अमेरिका ने जवाब में नौसेना तैनात कर दी है, माइंस हटाने की कोशिश की और एयर स्ट्राइक भी तेज कर दी है। लेकिन हॉर्मुज का भूगोल ईरान के पक्ष में है। संकरी जलधारा, पास के ईरानी तट और छिपे हुए लॉन्च पॉइंट, ये सब मिलकर ईरान को गेट कीपर बना देते हैं। कई देशों को अब अपने जहाज निकालने के लिए ईरान से अप्रत्यक्ष अनुमति लेनी पड़ रही है। यही वो स्थिति है
जहां एक क्षेत्रीय ताकत सुपर पावर को चुनौती दे रही है। सीधे युद्ध में नहीं, बल्कि कंट्रोल के खेल में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान का लास्ट कार्ड नहीं, बल्कि स्मार्टेस्ट कार्ड बन चुका है। बिना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए उसने दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर नस पकड़ ली है, ऊर्जा सप्लाई। अगर ये संकट लंबा चलता है तो इसका असर हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी तक पहुंचेगा। महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन टूटेगी और वैश्विक मंदी का खतरा और गहराएगा। ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति को हथियार बनाकर इस जंग में एक नया मोर्चा खोल दिया है, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, हाहाकार और मचेगा। ईरान ने कच्चे तेल को $200 प्रति बैरल के पार ले जाने की धमकी दे रखी है। इसीलिए अमेरिका सहयोगियों से अपील कर रहा है कि हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाने के लिए सभी देश एकजुट होकर ईरान पर हमला करें। लेकिन जवाब में नेटो और यूरोपीय देशों ने ट्रंप को सीधे नो कह दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने साफ कह दिया है, ये हमारा युद्ध नहीं है। अमेरिका ने जिस सैन्य गठबंधन को बनाया, जो उसके इशारे पर चलता रहा, उसने भी ईरान युद्ध में साथ देने से मना कर दिया है। इससे बढ़ के ट्रंप ने नेटो को भी फटकार लगाई है। He's lucky I exist. That's all I can say. Because if you're going to allow countries that are sick and demented, and they are demented, to have nuclear weapons, everybody in the whole world should be very thankful. And I'm disappointed in NATO, very disappointed. I'm disappointed in a couple of other countries too. But they should be very thankful that this